नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ है जिसमें एक पिकअप और कार की टक्कर हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक महिला एक पुरुष शामिल है। दोनों का इलाज जारी है, लेकिन हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार में फंसे शव और लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। चित्रंजन बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता बदायूं से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चित्रंजन, क्या अपडेट आपके पास है? किस वजह से हादसा हुआ है? ये देर रात की बात है और ये जनपद संभल के लिए ये पेशेंट को लेके जा रहे थे और रास्ते में ये लोग जब बिसौली से निकले हैं तभी आमने सामने की पिकअप से टक्कर हुई है, जिसमें कार के परछत्ते उड़ गए हैं। और खास बात इसमें ये है कि इसमें माँ बेटे की मौत हुई है। वहीं इसमें एक इसकी जो मृतक है उसकी पत्नी भी घायल है। जाहिर सी बात है इसमें एक ड्राइवर की भी मौत हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है और जो 2 लोग हैं उनकी भी हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। चित्रंजन, जो लोग इस हादसे में इंजर्ड हैं उनकी हालत फिलहाल कैसी है और मृतकों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें ये 3 लोग तो जनपद संभल के रहने वाले हैं, एक बदायूं की महिला मृतक है और इसमें जो 2 लोग और हैं वो भी जनपद संभल के रहने वाले हैं। अभी तक ये जानकारी प्राप्त हो पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रंजन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बदायूं में बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं खबर उन्नाव से, जहां पर सब्जी विक्रेता की पुलिसकर्मी की पिटाई से मौत का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से कोतवाली में मौत का आरोप लगाया है। उन्नाव हरदोई मार्ग पर कल जाम लगा दिया गया। वहीं परिजनों ने आसपास की दुकानों को जबरदस्ती बंद कराकर जमकर हंगामा किया है। पुलिस और परिजनों के बीच में तीखी झड़पें हुई हैं। करीब 5 घंटे तक ये जाम लगा रहा। एसपी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। वहीं एसपी के निर्देश पर 2 सिपाही और एक होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजन हत्या का मुकदमा और 10 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। देर रात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद लोग शांत हुए। बाजार में इसको पुलिस पकड़ी, इसका मारी, मार के थाने लगे। थाने में गेम लवान तो उनका मरा मिला वहीं मरा मिला उनका। फिर यहाँ अस्पताल और यहाँ छोड़ गए। थाना बांगर मऊ में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। सहारनपुर से खबर है, जहां पर लव जिहाद का मामला एक बार फिर सामने आया। एक महिला ने आरोप लगाया कि शादीशुदा युवक सलीम उर्फ सोनू ने उससे पहले शादी की, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया। वहीं युवक के परिजनों ने महिला के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, महिला ने युवक पर गर्भपात कराने और बच्चे को मारने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि सलीम ने अपनी पहचान छुपाकर उसे धोखे में रखा। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा कि छानबीन की गई तो पता चला कि एक मुस्लिम युवक था, जिसने 2018 में शादी की थी। उसकी बेटी भी है। इसके बाद उसको छोड़कर ये दूसरी शादी की। पूरे मामले में पुलिस ने धर्म परिवर्तन और अन्य धाराओं में यह मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताइए है कि उसने एक आदमी से शादी की थी, अब वो दूसरी शादी कर लिया है। पूरा जब छानबीन किया गया तो पता लगा कि एक मुस्लिम युवक था जो एक हिंदू युवती से 2018 में शादी किया था। उससे उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद वो उसको छोड़ के एक मुस्लिम महिला से शादी अभी फरवरी में कर लिया। उसको लेके जब ये वहाँ कंप्लेंट करने गई तो उसके साथ मारपीट भी किया है उसने। इसमें धर्म परिवर्तन और अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी सलीम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आइए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की। अब आपको सीएम योगी के आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हैं। आज इटावा और कानपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। कोविड अस्पताल का जायजा लेंगे। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही 12 बजे मुख्यमंत्री पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे। इटावा के बाद कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री।
सीएम योगी अब तक प्रदेश के 10 जनपदों का दौरा कर चुके हैं। वहीं सीएम योगी गांव-गांव जाकर भी लोगों से उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। तो आज इटावा और कानपुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। सबसे पहले इटावा जाएंगे, जहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनको देखेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री को करना है। उसके बाद फिर वो पत्रकारों से बातचीत करेंगे और कानपुर भी जाएंगे। वहीं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को कोरोना की रोकथाम को लेकर उपाय भी दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश के बीएचयू गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा मेडिकल कॉलेज और मेरठ के मेडिकल कॉलेजों को एसजीपीजीआई स्तर का बनाया जाए। साथ ही 30 बेड से ऊपर के हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होने की भी बात कही थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि आखिर इस बार की सुनवाई में कोरोना पर दाखिल पीआईएल पर यह आज सुनवाई होनी है। अब इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, किस तरीके से, क्योंकि इससे पहले जो कोर्ट की टिप्पणी आई है या कोर्ट ने जिस तरीके से सुझाव सरकार को दिए हैं, अब उसके बाद आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट जो याचिका दायर की गई है उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। और जो बातें पहले कही गई कि एसजीपीजीआई स्तर के बनाए जाएं तमाम मेडिकल कॉलेज, उन सब चीज़ों को लेकर के अब कोर्ट किस तरह से पूरे मामले को देखता है। बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, कितने बजे ये सुनवाई होगी, क्या माना जा रहा है, कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश चल रहा है, कोविड के चलते जल्दी कर दिया गया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे मामले की सुनवाई होनी है, ऐसा माना जा रहा है। करीब 12 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और आज राज्य सरकार को इसमें अपनी रिपोर्ट दाखिल करना है, क्योंकि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों बीएचयू गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, इनको एसजीपीजीआई स्तर का बनाया जाए और ये कहा था कि अगली सुनवाई पर इस मामले में क्या सरकार की प्लानिंग है, इसको लेकर रिपोर्ट दाखिल करें। तो इस मामले में आज सरकार को रिपोर्ट देनी है। हालांकि राज्य सरकार को कड़ी फटकार पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने लगाई थी और छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राम भरोसे है और इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से कल उसको राहत मिली है। तमाम जो आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे कि हर गांव में 2 एम्बुलेंस हो, छोटे कस्बों में 20 एम्बुलेंस हो और हर गांव में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस हो और इसके साथ साथ नर्सिंग होम में ऑक्सीजन सुविधा और वेंटिलेटर की सुविधा हो, तो राज्य सरकार ने ये दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा करना संभव नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है। तो इसको देखना होगा कि आज कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि आज सरकार अपना पक्ष भी रखेगी कोर्ट में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमी आई है और ब्लैक फंगस की जो एक नई बीमारी शुरू हुई है, इन सब तमाम चीजों को लेकर कोर्ट नए डायरेक्शन भी आज दे सकती है और कुछ नई बातें भी इसमें आ सकती हैं। बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के सभी गांव में आईसीयू बेड वाले अस्पताल बनाए जाएं और हर गांव को 2-2 एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम भरोसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करे इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से यूपी सरकार को दिए गए निर्देश को सलाह के तौर पर ही लेना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के इस तरह के निर्देश जारी करने से बचना चाहिए जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता। अव्यवहारिक आदेश न जारी करे हाईकोर्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि सीएम योगी के प्रयासों से ही पूर्वांचल में दिमागी बुखार कंट्रोल में आया है। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए जहां बीमार वहीं उपचार का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कोरोना के इलाज में योगी के महत्व को भी बताया। साथ ही टेलीमेडिसिन द्वारा इलाज पर भी जोर दिया गया और सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ की। इधर कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी बेहद भावुक नजर आए।
उन्होंने कहा कि इस वायरस ने हमसे कई प्रियजनों को छीन लिया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। व्यक्त करता हूं। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। पूरे विश्व में कोरोना के खिलाफ लड़ने में योग का भी महात्म्य प्रचलित हो रहा है। योग और आयुष के प्रति जागरूकता, इन सभी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को की ताकत बहुत बढ़ाई है। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। साथियों, इस मुश्किल दौर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। कोरोना की दूसरी लहर लोगों की जिंदगी के लिए भारी साबित हो रही है, लेकिन मथुरा का एक गांव ऐसा भी है जिसने कोरोना की दूसरी लहर को भी धूल छिटा दी। इस गांव को अभेद्य किला कहें तो गलत नहीं होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना की दूसरी लहर ने ना जाने कितनी जिंदगियां निगल ली, ना जाने कितने परिवार तबाह हो गए और आज भी मौत का तांडव जारी है। खबर यह भी आई कि कोरोना ने यूपी के गांव में भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। लेकिन इन सब के इतर मथुरा के एक गांव ने पूरी दुनिया के सामने इस महामारी में मिसाल पेश की है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस गांव का नाम मोरा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी यानी मथुरा जिले का एक गांव है। गांव की आबादी 9000 है, लेकिन कोरोना नाम की जानलेवा बीमारी ने भी इस गांव के आगे घुटने टेक दिए और उसकी सिर्फ एक वजह है, कोरोना के प्रति लोगों का जागरूक और सजग रहना है। सभी ग्रामीण बड़े जागरूक हैं। गांव में आने वाले व्यक्तियों को मास्क भी देते हैं, आने जाने वाले लोगों पर नज़र भी रख रहे हैं। सैनिटेशन करने में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुद भी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं और ये इंश्योर अपनी जागरूकता के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार करने के ज़रिए और एक जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने सभी लोगों ने उठाई है जागरूकता के ज़रिए और उनके गांव को लगभग कोरोना फ्री इस समय तक बनाकर रखा है। तो एक बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। मथुरा गोवर्धन रोड से 3 किलोमीटर अंदर स्थित इस गांव के ग्रामीण जागरूक हैं। लोग खुद कोरोना की गंभीरता को समझ रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। यहाँ के लोगों को मास्क पहनने के लिए टोकना नहीं पड़ता। यहाँ कोई भी कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करता। बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है। मास्क का वितरण हो या गांव का सैनिटाइजेशन, ग्राम प्रधान से लेकर गांव के आखिरी व्यक्ति तक यहाँ सभी जागरूक हैं और हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है। इस तरीके से अगर सभी ग्रामवासी या सभी शहर के जो हमारी निगरानी समितियां हैं वो मेहनत से काम करें और जागरूकता के साथ कार्य करें तो हम कोरोना की जंग जो है वो निश्चित ही जल्दी जीत जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि जनपद का या क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और इसमें हर किसी लोग को मिलकर इस कोरोना की जंग को जीतना है, तो उसके लिए हमारी सभी निगरानी समितियाँ जागरूकता के साथ कार्य करें, इंश्योर करें कि 2 गज की दूरी हम सभी अनुपालन करें, मास्क का 100% इंश्योर करें पहनना और सैनिटाइजेशन करते रहें, हाथ लगातार धोते रहें। गांव के कुछ युवा गांव के बाहर खड़े रहते हैं, जो गांव में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति को मास्क सही से लगाने के लिए टोकते हैं, उनके हाथ सैनिटाइज कराते हैं। इसके बाद ही उस व्यक्ति को गांव में प्रवेश मिलता है। इतना ही नहीं, इस गांव की महिलाएं भी बड़ी जागरूक हैं। महिलाएं अगर पानी लेने या किसी अन्य काम से घर से बाहर निकलती हैं, तो मास्क न होने पर वो अपना मुंह साड़ी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर निकलती हैं। गांव में समय समय पर निगरानी समिति की बैठक होती रहती है, जहां ग्राम प्रधान की मौजूदगी में यह सुनिश्चित किया जाता है कि गांव का कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन न करे। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन की रिपोर्ट।
स्वागत है। ब्रेक के बाद गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिलाधिकारी बीएन सिंह को बड़ी राहत मिली है। डीएम बीएन सिंह को जांच के बाद क्लीन चिट दे दी गई है। आपको बता दें कि जांच में बीएन सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बीएन सिंह पर आरोप लगाया था कि सचिव ने इस मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, जिसके बाद बीएन सिंह के खिलाफ जांच शुरू हुई थी। अब जांच खत्म होने के बाद बीएन सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है। बीएन सिंह पर लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। कोविड की पहली लहर के दौरान लापरवाही का आरोप था। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बीएन सिंह की शिकायत की थी। मेरठ और सहारनपुर ने 3 छात्र छात्राओं ने देश भर में कोविड के मरीजों की मदद का बीड़ा उठाया है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। 20 से ज्यादा शहरों में इस ग्रुप के करीब 250 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, नोएडा, मेरठ, पलवल, गुरुग्राम, कई शहरों में कोरोना मरीजों की मदद कर रहे हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चे कभी ऑनलाइन क्लासेस में बिजी रहते हैं, तो कभी इंडोर गेम्स खेलकर, तो कभी मोबाइल और टीवी पर फिल्में, सीरियल और वेब सीरीज देखते हैं। लेकिन मेरठ और सहारनपुर के 3 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा करने की ठानी। मेरठ की रहने वाली अवनी सिंह, ऋषय गुप्ता और सहारनपुर के अंश ने कोरोना मरीजों के लिए वॉलंटियर्स का एक ग्रुप तैयार किया। शुरू में कोविड-19 सहायता ग्रुप में गिनती के स्टूडेंट्स थे, लेकिन स्टूडेंट्स जुड़ते गए और कारवां बनता गया। लोग इनसे कभी ऑक्सीजन बेड, कभी आईसीयू बेड, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगते थे, कभी प्लाज्मा डोनर्स का इंतजाम करने का आग्रह करते थे। ये बच्चे भी डीएम, सीएमओ और दूसरे आला अधिकारियों से बात कर जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप बनाए, जिसमें से एक हेल्प ग्रुप है जिसमें किसी को भी कोई भी नीड होती है, ऑक्सीजन बेड्स, नॉर्मल बेड्स, आईसीयू बेड्स, प्लाज्मा डोनर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पहले एम्फोटेरिसीन एंड एवरीथिंग, हम उनकी रिक्वेस्ट देखते हैं